क्योंकि उन्हें। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि इस बार टैक्स गुरु में क्या कुछ खास रहने वाला है। अब पीएफ में सालाना 5 लाख रुपए तक का निवेश होगा टैक्स फ्री, लेकिन यहां है एक पेंच। जानिए कैसे मिलेगा फायदा और किसको नहीं मिलेगा। बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी से हुई है कमाई तो क्या देना पड़ेगा टैक्स। और गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब जीएसटी 3B रिटर्न में हुई गलती को भी आप सुधार सकेंगे, लेकिन कैसे बताएंगे टैक्स गुरु में आगे। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो बजट पेश होने के बाद सब चर्चा कर रहे थे वो था प्रोविडेंट फंड से जो ब्याज आमदनी होगी उस पर टैक्स को लेकर के। अब सरकार ने इसमें एक और नया प्रावधान जोड़ दिया है। अब यह नया प्रावधान ये जोड़ा है कि किसी भी फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं, एम्प्लॉय पैसा लगाता है और वो पैसा 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है और एम्प्लॉयर पैसा नहीं देता है, तो उस 5 लाख रुपए से ज्यादा वाले पैसे पे जो ब्याज से आपको आमदनी होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। गौरी, ये पिछला जो प्रावधान था उससे किस तरीके से अलग है? देखिए लक्ष्मण, पिछला जो प्रावधान था जो बजट में अनाउंस किया गया था उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा देता है तो उसका जो इंटरेस्ट है उस एक्सेस ऑफ कंट्रीब्यूशन के ऊपर वो हम टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन ये पास नहीं हुआ। जो प्रावधान पास हुआ है वो ये कहता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 5 लाख के ऊपर है लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो उस केस में हम 5 लाख के ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है उस पे जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसको टैक्सेबल कर देंगे। तो ये फायदा जो मुझे लगता है ये लॉ बहुत एज सच कोई क्लैरिटी नहीं है, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा है जितना मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हम जो मान के चल रहे हैं वो ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं या कोई अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में निवेश करता है, तो ऐसे जो फंड्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है वो सब इस 5 लाख की लिमिट में कवर हो जाएंगे। और जैसे ही आप 5 लाख को क्रॉस करेंगे उसके ऊपर का जो आपको कंट्रीब्यूशन है उसका जो इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहले जो प्रावधान था बजट पेश करते वक्त सरकार ने जो रखा था उन प्रावधान में एक नया प्रावधान और जोड़ दिया है और कहा है कि ऐसे कंट्रीब्यूशन जहां एम्प्लॉयर आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हो वहां पे आप 5 लाख से ज्यादा दे रहे हैं तो ऐसे सूरत में आपको ब्याज पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सीमा 5 लाख होगी, 2.5 लाख रुपए नहीं होगी और पहले वाले में ये सीमा 2.5 लाख रुपए होगी। इसमें एक चीज समझना चाहूंगा गौरी कि आमतौर पर हम लोग जो प्रोविडेंट फंड में पैसा देते हैं उसमें एम्प्लॉय भी देता है और उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी होता है। तो ये क्या उससे अलग प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था होती है उसके लिए किया गया है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, ये उससे अलग किया गया है। जो अभी जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसमें 2 चीजें होती हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि वो आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनता। और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80C में मिल जाती है। लेकिन ये जो 5 लाख की लिमिट के चलते जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर नहीं है और एम्प्लॉय 5 लाख से ऊपर इन चीजों में कंट्रीब्यूट कर रहा है तब हम इसको मानेंगे कि इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और है कि सपोज करिए जो हम लोग अभी प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं उसमें तो ये होता है कि हमने जितना डाला उतना एम्प्लॉयर ने भी डाला। कई बार हम लोग वॉलंटियर कहते हैं एम्प्लॉयर से कि आप ऐसा करिए कि आप जो डाल रहे हो तो डालिए, लेकिन हमारी जो सीमा है उसको और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, हमारे कंट्रीब्यूशन को और बढ़ा दीजिए। अगर वैसे सूरत में ये हमारा कंट्रीब्यूशन 5 लाख से ज़्यादा हो जाता है और जाहिर तौर पर ऐसे में तो एम्प्लॉयर तो सीधा मोटा मोटी कह सकते हैं 12% ज़्यादा देगा नहीं, तो वो जो बढ़ी हुई रकम होगी क्या उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा? इस प्रावधान के तहत हम आएंगे? बिल्कुल लक्ष्मण, मेरे हिसाब से क्योंकि अभी लॉ में कहीं ये स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि जहाँ पे भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं है वहां पे आपको जो है टैक्स देना होगा। तो अगर आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है या आप वॉलंटरी अपनी इच्छा से कर रहे हैं यानी कि, तो ये अगर आपका 5 लाख से ऊपर जाएगा तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर भी जो एक्सेस है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। बिल्कुल, मुझे जहां तक लगता है तस्वीर बिल्कुल साफ है कि जो अभी आम लोग जो प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं उसमें अगर अपने हिसाब से अपने स्वेच्छा से अपनी रकम बढ़ा देते हैं, वो बढ़ी हुई रकम अगर 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है और एम्प्लॉयर उसके बराबर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है तो फिर आपको उसके ब्याज पर होने वाली आमदनी पर टैक्स देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जो सामान्य प्रोविडेंट फंड है इसके अलावा भी कई सारे प्रोविडेंट फंड होते हैं, अनरिकग्नाइज्ड होते हैं, जैसे GPF की बात करें ऐसे होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं देता सिर्फ एम्प्लॉय देता है। तो ऐसे
ऐसी सूरत में भी ये नया प्रावधान आप पर लागू होगा। लेकिन ये सब जैसा कि गौरी ने कहा कि ये जो पहली नज़र में फाइनेंस बिल में जो प्रावधान लिखे गए हैं उनके शब्दों के आधार पर ये हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं आई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सरकार इस मुद्दे पर एक FAQ जारी करेगी, जिसके बाद तस्वीर और ज़्यादा साफ होगी। हालांकि अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस फाइनेंशियल ईयर अगले के लिए नहीं, ये इसका जो असेसमेंट ईयर है ये 2022-23 होने जा रहा है। इसलिए ये सारे मुद्दे हम लोग आगे चलकर और ज़्यादा इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं लखनऊ से निशीश अस्थाना जी। अस्थाना जी बताइए क्या सवाल आपके? हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम जी नमस्कार, बताएं। माई सन जो कि यूके में NRI स्टेटस है, उनका टैक्स के पर्पज से अपना सैलरी जो जिसपे वो वहाँ भी टैक्स देते हैं, सरप्लस अमाउंट को इंडिया भेजते हैं। इंडिया में भी उनका सैलरी अकाउंट है क्योंकि उनको इंडिया से भी सैलरी आती है। उनकी इंडियन कंपनी है जिन्होंने उनको डेप्यूट किया है यूके में। ठीक है। मेरा क्वेश्चन, मेरी 2 क्वेरीज है कि अब उनको अगर हमें फंड को वहाँ पर किसी जरूरत है उनको वहाँ भेजना है तो वो फंड जो उन्होंने भेजा है, इसके अलावा अगर सरप्लस मैं अपने सेविंग से भेजना चाहता हूँ, उसके लिए टैक्स के पर्पज से क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा? सेकंड मेरी क्वेरी है कि इस तरह से भविष्य में अगर कोई सरप्लस फंड वहाँ से वो इंडिया पार करना चाहते हैं तो व्हाट इज द करेक्ट मेथड जो जिसमें कि वो पाउंड के फॉर्म में भी चाहे तो रख सकते हैं इंडिया में? ठीक है, देखिए जो NRIs होते हैं उनके लिए इंडिया में 2 अकाउंट होते हैं, NRE और NRO। तो एक अकाउंट होता है जिसके अंदर आप पाउंड्स में जिस तरह आप बात कर रहे हैं उसी में पैसा रख सकते हैं। दूसरा अकाउंट होता है जिसमें आपने जो आपकी इंडियन कंपनी से सैलरी आ रही है, इंडियन रुपीस में सैलरी आ रही है, आप उसमें पार्क कर सकते हैं। तो 2 अकाउंट खुलवा लें, NRE और NRO अकाउंट, और उसमें अपना पैसा जो है वो पार्क कर दें। जहाँ तक बात है उनके पैसे की जो वो वापस ले जाना चाहते हैं उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत कहाँ है? जहाँ आप अपनी सेविंग से उनको पैसा भेजना चाहते हैं, उसमें 2-3 कंप्लायंसेस आएंगी। सबसे पहले तो आपको जो बैंक्स हैं यूजुअली वैसे कंपलसरी नहीं होता क्योंकि आप अपने बेटे को गिफ्ट दे रहे हैं इसको, तो कंपलसरी नहीं है कि आपको फॉर्म 15 CA CB देना हो, लेकिन 100% बैंक्स इसमें इस केस में फॉर्म 15 CA CB मांगते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपको फॉर्म 15 CA CB देना होगा। साथ ही आपको एक गिफ्ट डीड भी बनवा के रख लेनी चाहिए क्योंकि आप गिफ्ट दे रहे हैं प्रूफ करने के लिए। इस केस में आपका जो बैंक है वो TCS काटेगा, TCS कलेक्ट करेगा। 5% पे ये होगा कलेक्ट, और ये 7 लाख के ऊपर का अगर अमाउंट है तो जो जितना भी 7 लाख के ऊपर जा रहा है उस अमाउंट पे ये कलेक्ट होगा। लेकिन ये TCS ऐसा नहीं है कि आपका एक एडिशनल टैक्स लग गया। ये जो TCS का अमाउंट है ये आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट करेगा। आगे चल के आपकी कोई लायबिलिटी बनती है टैक्स की तो आप इसको उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, या फिर आपको अगर इसका रिफंड लेना है तो आपका रिफंड बनता है तो आप इसका रिफंड भी ले सकते हैं। और साथ ही आप बैंक से जो TCS सर्टिफिकेट होता है वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो ओवरऑल लिमिट है RBI के अप्रूवल के बिना, वो आप सिर्फ $2.5 लाख अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है $2.5 लाख काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, इससे तो शायद आप कम ही कर रहे होंगे। इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें उस केस में आपको फिर RBI की जो है अप्रूवल लेनी होगी। तो मुझे लगता है 2-3 चीज़ें हैं। वो अपना पैसा आपका बेटा ले जाना चाहते उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज रहे हैं तो आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना होगा जो गौरी ने आपको बताया। चलिए लेते हैं अगला सवाल जो कि उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हुए राजेश कुमार जी फोन लाइन पे हैं। राजेश जी बताइए क्या उलझन है आपकी? गुड आफ्टरनून लक्ष्मण सर जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून गौरी मैम। है ना, आपका प्रोग्राम मैं हमेशा देखता रहता हूँ और मेनी थैंक्स कि आप लोग हम लोग के जवाब देते रहते हैं क्वेश्चंस का और आप लोग सॉर्ट आउट करते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट आवर थैंक्स फ्रॉम कोर ऑफ आवर हार्ट। और मेरा क्वेश्चन है सर कि मेरा बेटा IIT कानपुर 4th ईयर में पढ़ रहा है। एक्चुअली लास्ट ईयर उसको इंटर्नशिप मिला था पेरिस यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो वो कोविड के चलते वहां जा नहीं पाया, तो वो ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहा है, हाँ, एंड ही इज गेटिंग पेड, इट इज पेड इंटर्नशिप। तो उसे वहां से यूरो में पैसा आता है, ठीक है, एवरी मंथ। वो अराउंड 1900 यूरोज उनको देता है, 1.7 लाख अराउंड उसका एक्सपेंसेस माने कन्वर्शन रहता है। तो वो अमाउंट उसको मिल रहा है। और वो लोग क्या है ना, चूंकि लॉकडाउन बढ़ रहा है तो वो लोग हर 3 मंथ्स में उसके इंटर्नशिप्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं।
ठीक है, तो वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी उसका अराउंड 12 to 13 लाख या उससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया होगा अमाउंट उसको उसके पास। तो मेरा क्वेश्चन था कि वेदर ही कैन गेट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1016। दूसरा मैं क्वेश्चन कर रहा था कि वो अपना जैसे स्कूल फी है वो अराउंड 240 है, टू पर सेमेस्टर 1.2 आ जाता है, प्लस अदर एक्सपेंसेस है, वो भी वो मीट कर। आपके जो बेटे हैं पहले तो वो इंडिया में तो रेजिडेंट हैं क्योंकि वो इंडिया में रह रहे हैं। अब बात आती है कि उनको इंडिया में टैक्स तो देना है। अब आपने जो सवाल पूछा वो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 पे, यानी कि जो स्कॉलरशिप के लिए आपको पैसा मिलता है, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि वो जो स्कॉलरशिप का पैसा है फॉर मीटिंग द एजुकेशन कॉस्ट, उसके लिए जो पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब यहाँ पे जो स्टाइपेंड है उसकी आपको नेचर देखनी है। दो तरह की नेचर हो सकती है। एक तो सोलली आपको वो स्टाइपेंड मिलता है कि आप अपनी जो एजुकेशन कॉस्ट है उसको मीट आउट कर सकें, और दूसरा होता है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है आमतौर पे जैसे लोगों को मिलता है वैसे ही मिलता है। आप उसमें से कुछ अमाउंट अपना एजुकेशन की कॉस्ट को बेयर कर लेते हैं, कुछ आप खर्च कर लेते हैं, कुछ आप सेव कर लेते हैं, या आपकी डिस्क्रिशन के ऊपर है। तो आपके केस में जो पैसा स्टाइपेंड के तौर पे मिल रहा है वो सोलली एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं मिल रहा। आप उसमें से कुछ अमाउंट एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। एक तो आप सारा नहीं कर रहे हैं। अगर आप सारा यूज कर रहे होते और वो इसी पर्पस के लिए मिल रहा होता तो सेक्शन 1016 में आप इसकी एग्जेम्पशन ले सकते थे, ये स्कॉलरशिप में आ जाता। लेकिन अभी ये स्कॉलरशिप में नहीं आ रहा, और जो स्टाइपेंड होता है उसकी टैक्सेबिलिटी बनती है। स्टाइपेंड क्योंकि आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा आप सालाना कमा रहे हैं तो आपको रिटर्न भी भरनी होगी और आपको इसके ऊपर टैक्स भी देना होगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बिटकॉइन या फिर दूसरी क्रिप्टो करेंसी से हो रही आपकी कमाई, तो क्या इस पर बनती है टैक्स की देनदारी? लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, चलते हैं जयपुर, जहां से संदीप मित्तल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। संदीप जी बताएं। नमस्ते सर, नमस्ते, मैं नमस्ते। जयपुर से संदीप बोल रहा था। मैंने वजीरेक्स प्लेटफॉर्म पे जनवरी 21 में कुछ बिटकॉइन में और कुछ दूसरे एल्कॉइन में टोटल 14 लाख इन्वेस्ट करे थे, जिसकी आज नेट की वैल्यू सर 17 लाख हो रही है। तो मोटा मोटी 3 लाख मुझे गेन हो रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था इसमें मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी और किस सेगमेंट में मुझे टैक्स जमा कराना पड़ेगा। एम बिटकॉइन में ट्रेड करने की वजह से क्या स्क्रूटनी आने का डर है क्या सर? ठीक है गौरी, आपके सवालों का जवाब देंगे संदीप, लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि सिर्फ आपने 14 लाख इन्वेस्ट करके 3 लाख रुपए कमाया। हमें तो कई लोग मिले जो दोगुने तिगुने कर लिए बिटकॉइन में पैसा लगा करके। खैर गौरी, मुझे तो पहला एक जवाब दे दीजिए कि बिटकॉइन में निवेश करना क्या कानूनी रूप से सही है कि नहीं है? कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। फिर संदीप जी के सवालों का जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले कानूनी रूप से कहीं भी इसको इल्लीगल नहीं कहा गया है, तो ये इल्लीगल बिल्कुल नहीं है। आप इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन इल्लीगल क्या होगा कि अगर आपने इस पे कमाया और आपने इस पे टैक्स नहीं दिया। तो बिल्कुल यही संदीप जी पूछना ही चाह रहे हैं, कमाए हैं तो टैक्स देंगे तो कैसे देंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा है कि आपको सारी इनकम, जितनी भी आपकी इनकम्स हैं, सब पे टैक्स देना है, एक्सेप्ट जो हमने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दी कि इन इनकम्स पे आपको टैक्स नहीं देना। तो जब हमारा कानून बना था तब बिटकॉइंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, तो इसमें कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा कि बिटकॉइन पे आपको टैक्स देना है या टैक्स नहीं देना। तो हम ये मानते हैं कि आपको टैक्स तो देना ही है क्योंकि आपकी सारी इनकम्स टैक्सेबल हैं। तो अब आती है बात कि कितना टैक्स देना है। तो क्योंकि ये नहीं लिखा कि टैक्स देना है कि नहीं, मतलब देना तो देखिए है ही, क्योंकि ये तो लिखा है कि सारी इनकम्स पे देना है, तो ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको कितना टैक्स देना है। तो अब इसमें अलग अलग प्रोफेशनल्स का अलग अलग व्यू हो सकता है। कुछ बोलते हैं कि ये इनको पूरा का पूरा स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में डाल दीजिए या पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दीजिए। मेरे हिसाब से जो मैंने स्टडी की है उसके हिसाब से आपके केस के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कर रहे हैं, अगर ऐसा किया है तो आप इसको बिजनेस इनकम मान सकते हैं और अपने खर्चे माइनस करके आप इसमें P&L बैलेंस शीट बना सकते हैं। अगर आपके केस की हम बात करें तो आपने 1 या 2 बार खरीदा होगा और अभी आपने उसको होल्ड करके रखा है, तो आपने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा है, तो अब आपके लिए ये हो गया कैपिटल गेन। तो अगर आपने जो होल्डिंग पीरियड है बिटकॉइंस का या अदर करेंसीज का वो 3 साल से ज़्यादा का है,
तो आपके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। अगर ये आपका 3 साल से कम का होल्डिंग पीरियड है तो आपके स्लैब रेट पे, यानी कि जितनी आपकी ऑलरेडी इनकम है उसमें ऐड करके आपका जो स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है वो लेके आपको इसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो आप खुद से देखिए आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कैपिटल गेन की या बिजनेस इनकम की। हालांकि आप स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में भी दिखाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल्स के व्यू ऐसे भी हैं कि स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम इसको मानना चाहिए। लेकिन स्पेकुलेटिव में दिखाएंगे तो टैक्स की देनदारी ज्यादा हो जाएगी, क्यों ऐसा है? नहीं, देखिए जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है वैसे ही नॉर्मल बिजनेस इनकम ही है। जैसे मैंने बताया आपका बिजनेस इनकम दिखाएंगे तो उसमें बस आपका जो कैरी फॉरवर्ड का सेट ऑफ का प्रोविजन होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, बट टैक्स की देनदारी तो आपकी जैसे बिजनेस की रहती है वैसे ही स्पेकुलेटिव की रहती है, कहीं रेट में कुछ फर्क नहीं आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं संदीप मित्तल साहब के सवालों का जवाब मिल गया होगा, और कई सारे इनकम टैक्स से जुड़े सवाल हैं, इस पर बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल वक्त हो चला है जीएसटी से जुड़े सवाल लेने के। जीएसटी से जुड़े सवाल ने इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कारोबारियों को हर महीने की 20 तारीख तक जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करना होता है। अमूमन रिटर्न फाइल करते वक्त कई सारी गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन इन गलतियों को सुधारने का मौका मुश्किल से नियम के तहत दिया जाता है या फिर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इसी तरह की एक परेशानी के मामले में जब बात कोर्ट तक पहुंची तो वहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जो भी आपने गलती की है उसको आपको सुधारने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये तकनीकी तौर पे फैसला कितना राहत देने वाली है बताएंगे गौरी बताइए, ये फैसला किस तरीके से देखा जाए इसको? जी लक्ष्मण, मैं बता देती हूँ जो पूरा फैसला है ये दीपक प्रिंट्स का है। ये एक एसएससी हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न भरी और उसको पूरा भरने के बाद देखा, सबमिट करने के बाद देखा कि उन्होंने गलती से दीपक प्रिंट्स की जगह दीपक प्रोसेस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी डाल दी, और उसमें टर्नओवर बहुत हाई था, इनपुट भी बहुत हाई था। उसकी वजह से उनकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गई। अब उसको चेंज करने का कोई तरीका उनके पास था नहीं, तो उन्होंने नोडल ऑफिसर को लिखा। नोडल ऑफिसर ने इस क्वेरी का जो उन्होंने क्वेरी रेज की थी उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और कुछ जवाब नहीं दिया। तो ये जो एसएससी हैं ये हाई कोर्ट में गए, गुजरात हाई कोर्ट गए, वहाँ पे उन्होंने रिट फाइल की। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जो आपका ये पूरा केस है ये डेफिनेटली किसी से भी हो सकता है। देखिए आमतौर पे हम लोग भी जैसे रिटर्न भरते हैं, इतने सारे लोगों की रिटर्न होती है, कभी ऐसा हो सकता है, ये तो ह्यूमन एरर है कि किसी की रिटर्न किसी में चली जाए। तो 3B में इसको रिवाइज करने का कोई मौका नहीं होता। हम ये कहते हैं कि अगर आपने आउटपुट ज़्यादा दिखा दिया तो आगे के आप रिटर्न्स में उसको एडजस्ट कर लीजिए, अगर इनपुट ज़्यादा दिखा दिया तो आप उसको रिवर्स करिए, उस पर इंटरेस्ट दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इनपुट तो आप अपना पूरा होल्ड करके बैठे हैं, उस पर आपने बहुत सारे लॉज लगा दिए। जहां एसएससी ने आउटपुट ज़्यादा दे दिया उसको रेक्टिफाई करने का कोई तरीका आपने नहीं दिया, और रिटर्न को रिवाइज करने का आपने कोई तरीका नहीं दिया, और बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। तो बेसिकली गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम आपको इसको रिवाइज करने का मौका देते हैं। और दीपक प्रिंट्स ने इस रिटर्न को फाइल नहीं किया था क्योंकि उन्होंने गलत फाइल कर दी थी, और उसके बाद इस वजह से वो आगे की रिटर्न्स भी नहीं भर पाए और उनके ऊपर भारी पेनल्टी लग गई थी। तो हाई कोर्ट ने इस पेनल्टी को भी माफ कर दिया और कहा कि ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ है, इसलिए हम ये जो पेनल्टीज हैं ये भी आपकी सारी माफ कर देंगे। लेकिन ये जो फैसला है सिर्फ उनके लिए इंडिविजुअल लागू है या फिर ये सभी ऐसे लोगों के लागू होगा? देखिए लक्ष्मण, ऐसा नहीं है कि अब क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया तो अब सारे लोगों को रिवीजन अलाउ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लॉ में अभी भी नहीं लिखा है कि आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर जैसे मेरे पास मैंने कोई रिटर्न भरी और वो गलत भर दी गई, अब मैं अपील करूंगी तो मैं इस केस का रेफरेंस दे सकती हूँ कि इस केस में ऐसा किया गया था, तो मुझे भी अब इसके लिए अलाउ किया जाए और मुझे भी रिवीजन का बेनिफिट मिले। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे गुजरात हाई कोर्ट ने बोल दिया तो सबको मिलेगा। दरअसल ये है कि जीएसटी 3B फॉर्म भरते वक्त बहुत सावधान रहिए, सावधानी से फॉर्म भरिए। हाँ, बहुत ही अनजाने में कोई बड़ी गलती हो जाती है, वहां पे आप जब टैक्स डिपार्टमेंट से आपकी बातचीत हो तो आप गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले का हवाला दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको हर मामले में हर परिस्थिति में जीएसटी 3B फॉर्म को रिवाइज करने का मौका दिया जाएगा, गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा, इसका ख्याल रखिएगा। फिलहाल चलते हैं जोधपुर, जहां से संजय गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी बताइए, क्या उलझन आपकी? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मेरा सवाल था कि जो रूल 86B है जी सीजीएसटी एक्ट के तहत, जिसमें 99% आप यूटिलाइज कर सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट का और 1% आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना?
तो मेरा है कि हमारे क्या है कि टोबैको प्रोडक्ट है, मतलब ये सिगरेट के डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंसी है, तो जिसपे कंपनसेशन सेस लगता है, ठीक है ना, जिसमें सिगरेट पर ये क्वांटिटी बेसिस पर लगता है और आगे से लग के क्वांटिटी बेसिस पर आता है। जैसे 1000 यूनिट पे 4000 रुपए लगते हैं, ठीक है ना। तो इस पर भी क्या है कि 1% कैश में पेमेंट करना पड़ेगा क्या? जी संजय जी, देखिए आपका जो कॉम्पनसेशन सेस होता है ये ऐसे कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे ही लगता है, जैसे आपका सिगरेट्स है, पान मसाला है, और आप सिगरेट्स का काम करते हैं तो आपके ऊपर ये कॉम्पनसेशन सेस लगता है। ये बेसिकली स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए लगता है और ये कुछ साल तक लगता रहेगा। अब जो रूल 86B की आपने बात की, उसमें ये लिखा है कि कोई भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए आप 99% से ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ नहीं कर सकते। उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो इसमें लाइबिलिटी वर्ड लिखा है तो कंपनसेशन सेस भी इसमें आ जाता है। तो एक तो आपके ऊपर ये रूल अप्लाई हो गया, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि अगर आपने पिछले 2 साल में 1 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स पे किया हो या GST में 1 लाख से ज़्यादा का रिफंड आपने लिया हो, तो अगर आप ऐसी एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं तो आपके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। तो आप देखिए कि आपके एक्सेप्शंस में आप फॉल करते हैं कि नहीं। अगर नहीं करते तो आपको डेफिनेटली ये 1% का जो है अमाउंट ये आपको कैश में पे करना होगा। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चालू कारोबारी साल खत्म होने से पहले किन किन बातों का रखना है ख्याल। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास, पक्षी को अपने पंखों पर, बच्चों को अपनी माँ पर, भारतीयों को स्टार हेल्थ पर। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, सदैव आपकी सेवा में। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने